पूछ लेना एक बार, सर से कंफर्म कर लेना कि सर ऐसा कुछ आपको पता चला है क्या। ओके। ओके मैम। ओके क्लास, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ा था। कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस क्या था उसके बारे में बात करी थी। और तो बेसिकली हम लोग कैपिटल बजटिंग समझ चुके हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या है, कौन सी टेक्निक्स, कौन से फॉर्मूलाज के हेल्प से हम लोग कैपिटल बजटिंग को फॉर्मुलेट करते हैं। और क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको सब में थ्योरीज फॉर्मूले इनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स की। दो तरह की टेक्निक्स होती है, नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग। ठीक है। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे कि कौन कौन सी नॉन डिस्काउंटिंग में आती हैं और कौन कौन सी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में आती हैं। तो अगर हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर है पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम लोग बात करें डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग, हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो आपको याद होगा। तो हम लोगों ने जब नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ी थी, जिसको हम लोगों ने एनपीवी बोलते हैं, तो जब हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ी थी तो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि कब चीजें नॉन डिस्काउंटिंग होती है और कब डिस्काउंटिंग होती है। जैसे हम लोगों ने बात किया था ना फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की। तो जब हम फ्यूचर में रिसीव होने वाले अमाउंट को, हमें कितना हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाए, ठीक है, तो वो नॉन डिस्काउंटिंग की बात हम लोग करते हैं कि हमें फ्यूचर में अभी से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू करें और हमें कितना रिसीव हो जाएगा। यानी हम कोई डिस्काउंटेड वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम ईएमआई का पेमेंट करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें लोन का एक सर्टेन अमाउंट अभी रिसीव हो जाए, तब हम लोग बात करते हैं डिस्काउंटिंग। यानी हमें एक डिस्काउंटेड रेट पे अभी पता चल जाए कि अभी हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा। क्योंकि फ्यूचर में जब भी रिसीव होता है तो भाई वो डिस्काउंटेड नहीं होगा, वो डिस्काउंट होकर रिसीव नहीं होगा, आपको फ्यूचर में ज्यादा रिसीव होता है। यानी अभी हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं धीरे धीरे धीरे, और फ्यूचर में वो एक्यूमुलेट होके, फ्यूचर में वो जुड़ करके हमको कितना रिसीव हो जाएगा। तो कैपिटल बजटिंग पहली बात तो ये जानना हो गया ना कि हमें कितना पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते जाएं तो हमें वो रिसीव हो जाएगा। सेकेंड थिंग यही जानना है कि अभी अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो करंट टाइम में कितना पैसा लगाना पड़ेगा अभी करंट टाइम में, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में। तो वो भी हमें, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं ना नेट प्रेजेंट वैल्यू की और डिस्काउंटिंग और नॉट डिस्काउंटिंग वैल्यूज की, तो हम ये डिस्काउंटिंग और नॉट डिस्काउंटिंग वैल्यू का मतलब ही यही है कि इतनी वैल्यू अभी लगानी पड़ेगी तो फ्यूचर में इतनी रिसीव हो जाएगी, और फ्यूचर में हम प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाने के लिए हमें अभी कितना पैसा हम लगा दें, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ये दो चीजें जब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। अब क्योंकि कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने बजट्स बना रहे हैं, तो बजट्स में भी बनाने के लिए हम देखेंगे कितना पे बैक पीरियड है, कितना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी का इंडेक्स कितना है, इंटरनली हमारा रेट ऑफ रिटर्न करना है। तो इन सब चीजों के बारे में जब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें चाहिए होते हैं तो हम लोग इन टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन डिस्काउंटिंग की, और स्लोली स्लोली हम लोग स्टार्ट करेंगे। इनमें से कोई एक आई होप जरूर आएगा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉन डिस्काउंटिंग, या जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि इनिशियल लेवल पे तो लोग इसी तरह बात करते थे कि भाई हम इतना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, इतना पैसा इसमें। तब बात ये नहीं होती थी कि हाँ हमें कितना, फ्यूचर की बात नहीं होती थी बहुत ज्यादा, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन डिस्काउंटिंग की। नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है? नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक takes into account magnitude and not timing of the expected cash flow, ignoring time value of money, ठीक। जैसा अभी हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करी थी ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करी थी, तो नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया बेसिकली क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हटा के बात करता है। और जबकि हम लोगों ने बात करी थी कि
जब भी हम लोग थ्योरीज की बात करते थे या और उससे पहले जब चीजों की बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो हम लोगों ने देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही क्रूशियल चीज है और हमें पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के दौर में, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, रुपये की वैल्यू घट जाती है और एक इंक्रीमेंट सा शो होने लगता है। आपको लगता है आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है, अब आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है पर्टिकुलर उतनी ही चीज के लिए। तो ये जो इन्फ्लेटेड जोन है ना, ये जो 1 रुपए की वैल्यू है और ओवर द टाइम इस 1 रुपए की वैल्यू, यानी 1 = 1 से वो 1 = 0.9 रह जाती है, फिर ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो रिडक्शन है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया में लिया जाता है। ठीक है, तो पहले बात तो ये समझ लीजिए, जब भी हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात करेंगे, इट मीन्स कि वी आर इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी और नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं अगर हम बात कर रहे हैं नॉन डिस्काउंटिंग। वो उसके नाम से ही आपको लग रहा होगा नॉन डिस्काउंटिंग। ठीक है, यानी हम इसमें फुल वैल्यू की बात करते हैं, हम इसमें डिस्काउंटेड वैल्यू की बात कर ही नहीं गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो नॉन डिस्काउंटिंग में हम लोग दो टेक्निक्स को लेकर आ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पे बैक पीरियड, सेकेंड इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पे बैक पीरियड। आपको उससे नाम से ही पता चल होगा, पे बैक यानी जो आपने पे किया है वो आपको वापस मिल जाए। सिंपल, यही चीज इसमें भी बोली जा रही है। द पे बैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटले ऑन एनी प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी पे बैक का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि कितने साल में आपने जो पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है लॉजिक कि कितने लेंथ ऑफ टाइम में, कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको वो पूरा पैसा आपका पे बैक हो जाएगा। द पे बैक पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेल्स अस द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू कवर आर इनिशियल कैश फ्लो। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये 10 lakhs हमें, ये तो हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, यानी हम अपना पैसा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। तो 10 लाख हमने लगा दिए, आउटफ्लो हो गया। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये पैसा हमें 10 लाख रुपए में कितने साल में ये 10 लाख हमें वापस मिल जाएंगे। ऑब्वियसली हम लोग ये तो पहले से क्राइटेरिया सर्च कर ही लेते हैं कि 10 लाख लगाएंगे तो उससे ज्यादा ही हमें रिसीव होना ही है ऑब्वियसली। बट हम ये भी तो देखेंगे कि वो 10 लाख हमें कितने टाइम में रिसीव हो जाएगा। अगर हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में या लॉन्गर लेंथ ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से अगर हमें वो रिसीव हो रहा है तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है ना। हमें जल्दी किससे रिसीव हो जाएगा हमें ये भी देखना है, और रिस्क भी कम हो हमें ये भी देखना है। तो बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कितने नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं और हमने दो जगह पैसा लगाया, एक हमने रिलायंस में पैसा लगाया और एक हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे उनमें पैसा लगाया। ठीक है, तो ये दोनों जगह जब हमने पैसा लगाया तो हमने ये देखा कि भाई हमें जो रिलायंस में था, जब हम लोगों ने उसमें पैसा लगाया तो हमें कितने, यानी हमने 10 लाख लगाए तो वो हमें जो रिसीव हो रहे हैं वो हमें 5 सालों में 10 लाख रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, और जब हमने पेट्रोलियम में देखा तो हमने क्या देखा कि भाई इसमें तो हमें 4 ही साल में 10 लाख रिसीव हुए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम किस प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जहां पर हमने पैसा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कंसिडर करना कि कितनी जल्दी हमें वो पैसा कहाँ से रिसीव हो रहा है, और ऑब्वियसली ये दोनों ही हमने ऐसे चीजें सेलेक्ट करी हैं जिनमें दोनों में ही हमें रिस्क बहुत ही कम है या फ्री रिस्क है। रिस्क फ्री जोन है, इन दोनों में ही रिस्क नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो वी हैव सेलेक्टेड बोथ द सिचुएशन हैविंग नो रिस्क, और इसको एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि हमने एजम्पशन कर रखा है कि इन दोनों में रिस्क नहीं है। फाइन, तो ये क्लियर हो गया कि हमें कितने टाइम में हमारा पैसा
वापस वो जितना हमने इनिशियल पैसा लगाया वो हमें कितने साल में वापस आ जाएगा, प्लस वो ये जो हमारा हो गया एक तरीके से आप ऐसे मान लो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और इसमें पर एडिशनल जो इंटरेस्ट होता है जो और बेनिफिट्स होते हैं हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो हमें तो ऑब्वियसली हम उसको देख के ही लगाएंगे कि भाई बेनिफिट तो हो, अगर बेनिफिट ही नहीं होगा तो फिर हमारा क्या फायदा किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने में। फाइन, अब हम लोग अगर फीचर्स की बात करें, प्रोवाइड अ क्रूड मेजर ऑफ लिक्विडिटी, यस, लिक्विडिटी मेजर करने के लिए ये बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना क्रूशियल या इम्पोर्टेंट पेबैक पीरियड मेजरमेंट का तरीका है, बिकॉज हमें पता चल जाता है कि कितना लेंथ ऑफ टाइम में हमें हमारा पैसा रिसीव हो जाएगा, तो ये एक बेटर तरीका है टू नोइंग पेबैक, knowing how much amount and what length of time we can receive. ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग फीचर की बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली दोनों ही, अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है तो ये कहीं ना कहीं रिस्क की इंफॉर्मेशन भी हमें देता है कि जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, फ्लक्चुएशंस ज्यादा हैं, यानी हमें जब हमने आउटफ्लो किया उसके बाद जब हमें इनफ्लो रिसीव हो रहा है तो बहुत फ्लक्चुएटिव रिसीव हो रहा है, यानी कभी हमें एकदम से इकट्ठे 1 लाख रिसीव हो गया, कभी हमें 50,000 रिसीव हुआ, तो बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि भाई इसमें तो रिस्क है, इतना फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है ना, बहुत मार्केट में अप एंड डाउन कैसे हो रहा है, इनकी शेयर्स की वैल्यू इतनी ऊपर नीचे कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे सिंपल टू कैलकुलेट, यस, पे बैक पीरियड इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। ठीक, हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, टाइम जोन पता होना चाहिए, और हमें इनिशियल हम कितना पैसा लगा रहे हो, हमें कितना पैसा रिसीव हो रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट पे बैक पीरियड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब डिसीजन रूल की। The investment with a shorter payback period is accepted and one which has longer pay period is rejected. Simple decision rule है, आपको जहां से शॉर्टर पे बैक पीरियड मिल रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लियो, जहां से लॉन्गर पे बैक पीरियड मिल रहा है उसे रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं ना कि हमने भाई टाइम, हमारा एक टाइम पीरियड है, हम किसी भी प्रोजेक्ट में 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं, 5 साल में अगर वो हमें पैसा पूरा मिल रहा है, हमारा जो लगाया हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है अगर हमें वो पूरा रिसीव हो रहा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमें उतने टाइम में नहीं रिसीव हो रहा है, ज्यादा टाइम पीरियड लग रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो डिसीजन रूल आई होप कि बहुत आसान है इसका, और अभी हम लोग फॉर्मूले की तरफ भी जाएंगे। सेकंड है पे बैक पीरियड को सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, किसी भी चीज का अगर पे बैक पीरियड निकालना हो तो सिंपल सी बात क्या होती है, भाई कितना आपने ओरिजिनली कॉस्ट आपने कितनी लगाई है डिवाइड कर दीजिए आप जितना आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है पे बैक पीरियड कितने टाइम में हमें वो रिसीव हो जाएगा, यही करते हैं ना, डिवाइड करने के लिए यही करते हैं, सिंपल है, वही डिवाइडेशन का रूल भी इसमें भी यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें फॉर्मूले की। ठीक है, हाउ कैन वी कैलकुलेट पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले दो चीजें होती हैं, व्हेन कैश इनफ्लो आर इवन एंड इक्वल। दो चीजें क्या होती है, पहला ये होता है कि आपने जो 10 लाख लगाए हैं आपको हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके रिसीव हो रहा है, ये होता है इक्वल कैश फ्लो, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हम इक्वल कैश फ्लो लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फ्लो होता है ना, जो आपको रिसीव होता है वो इक्वल नहीं होता, इवन नहीं होता, यानी आपको कभी कभी प्रोजेक्ट से ज्यादा बेनिफिट अर्न हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, तो अनइवन भी हो सकता है। तो दो ही तरीके होते हैं, यानी जो आपका इनिशियल आपने 10 लाख लगाए हैं आपको 2-2 लाख हर 5 साल तक रिसीव हो रहे हैं, सिंपल है। सेकेंड ये हो सकता है कि फ्लक्चुएटिव, यानी आपने 10 लाख लगाए हैं और आपको 4 सालों तक, कभी सॉरी 5 सालों तक आपको कभी 3, कभी 2, कभी 1, हाँ कभी 4 ऐसे रिसीव हो रहे हैं, तो ये इसको हम बोलेंगे अनइवन कैश फ्लोस। ठीक, तो अगर हम लोग इवन कैश फ्लो की बात करें तो इवन कैश फ्लो सिंपल से बात है, हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारा पे बैक नंबर ऑफ पीरियड्स आ जाएंगे, कितने पीरियड में हमें ये पूरा पैसा हमारा रिसीव हो जाएगा। ओके, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अनइवन की, तो अनइवन के लिए बस हमें जो एक ईयर होता है ना वो उसमें से लेस कर देते हैं, यानी एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में से -1 कर देते हैं। अभी आगे हम देखेंगे, अभी आप ये देख लो, ई प्लस बी डिवाइडेड बाई सी का मतलब है
ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू ईयर ऑफ रिकवरी, जब भी आपको रिकवरी हो रही है उससे एक ईयर पहले कौन सा ईयर है वो, और अमाउंट लेफ्ट टू बी रिकवर्ड, जितना अमाउंट अभी बचा हुआ है रिकवर होने के लिए, एंड कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। ठीक है, कितना कैश इनफ्लो जा रहा है, ये हमारा हो गया। अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि जो फाइनेंस डायरेक्टर होते हैं या फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो और डीपली चीजों को जानने के लिए कुछ और फॉर्मूले यूज करते हैं, पर एग्जाम में ये जनरली नहीं आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला आता है, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाले की बात करता है। और यहाँ पे हम पे बैक पीरियड के ये 3 और हैं, हम आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन देने के लिए बता देते हैं। तो यहाँ पर है पोस्ट पे बैक पीरियड जानने के लिए है, ये पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए है, और ये पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, ये वो जानने के लिए। तो 3 फॉर्मूले और हैं फॉर द डीपर नॉलेज ऑफ द पे बैक पीरियड यूज्ड बाय फाइनेंस मैनेजर। तो पोस्ट पे बैक पीरियड है the duration in excess of payback period till economic life of a project, यानी आपका जो पे बैक पीरियड उसके नाम से ही पता चल रहा है ना, इट इज सेइंग पोस्ट पे बैक, यानी आपका जो पे बैक पीरियड है, जब आपको इनिशियल जो आपने अमाउंट खर्च किया है, 10 लाख खर्च किए थे और 10 लाख आपको रिसीव हो रहे हैं जब तक, उसके बाद क्या। ठीक है, तो फाइनेंस मैनेजर्स ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इकोनॉमिक लाइफ कब तक है, यानी कब तक ये इकोनॉमिकली बेनिफिट देता रहेगा ये प्रोजेक्ट। क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आप देखते हो ना, कोई भी प्रोजेक्ट जब इनिशियल, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स बनती हैं, आपने देखा होगा कि टोल टैक्स लोग लेने लगते हैं, तो फॉर दी रिकवरी जो भी उस रोड बनाने में, हाईवेज बनाने में जो पैसा खर्च होता है वो थ्रू दी टोल टैक्स रिसीव करते हैं। और धीरे धीरे क्या करते हैं, उन उससे टोल टैक्स लेना बंद करते थे जब हमें इतना अमाउंट रिसीव हो जाता है और कि वो रोड का पूरा पैसा निकल आता है। बट कई जगह टोल टैक्स इसलिए भी लिए जाते हैं कि गवर्नमेंट उस टैक्स से बेनिफिट्स लेती है और डेवलपमेंट के लिए यूज करती है, और फर्दर कहा जाए रोड्स डेवलप करने के लिए बनाती है। तो ये एक यहाँ पे यही बात करिए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट प्रोजेक्ट, यानी वो जो रोड या वो जो कहा जाए डैम बनाया गया है या फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं उनकी बात करी जा रही है। तो उनसे हमें कब तक इकोनॉमिक लाइफ उसकी कब तक है, कब तक हम उससे अर्निंग्स कर सकते हैं, कब तक उस प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट आ सकता है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज की बात करी जा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट पे बैक पीरियड। तो यहाँ ये निकालना आसान है, जो टोटल इकोनॉमिक लाइफ है और उसमें से जो हमारा पे बैक पीरियड है, यानी पे बैक पीरियड हम लोग माना था ना हम लोगों ने 10 लाख लगाए और 5 साल में वो हमें 10 लाख रिसीव हो जाएंगे, और इकोनॉमिक लाइफ हमने मान ली है 20 ईयर्स। ठीक है, तो 20 ईयर्स तक हमें उससे बेनिफिट आता रहेगा, तो पे बैक पीरियड हमारा आ जा रहा है 5 लाख, तो सॉरी 5 ईयर्स, तो हम 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा 15 ईयर्स इकोनॉमिक लाइफ जो पोस्ट पे बैक के बाद की इकोनॉमिक लाइफ हमारी निकल आ जाएगी, यानी पोस्ट पे बैक पीरियड हमारा निकल जाएगा। फाइन, नेक्स्ट एक सेकंड चीज और है जो ये सारी चीजें बेसिकली क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादा जरूरी होती है। जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो ये देखना चाहते हैं ना कि कोई प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा और कब तक हमें उससे अपना इनिशियल अमाउंट रिसीव हो जाएगा, उसके बाद हमें कितना फायदा होगा। हर एक पॉइंट को क्लियरली मेजर करने के लिए इस तरह के फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। अब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। ये तो हमने अभी टाइम पीरियड निकाला, अब फाइनेंस मैनेजर चाहते हैं कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी भी तो पता चले। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उन्होंने कहा भाई एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच अ प्रोजेक्ट कुड अर्न आफ्टर द रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी के बाद की प्रॉफिट की यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो टोटल अर्निंग्स फ्रॉम अ प्रोजेक्ट और आपका पे बैक अमाउंट। ठीक है, 10 लाख था, 10 लाख हमें रिसीव हो गया, और टोटल अर्निंग्स इकोनॉमिक लाइफ तक टोटल अर्निंग्स मानी जाती हैं उस प्रोजेक्ट की। तो हमारा क्या निकल जाएगा, उस
पेबैक पीरियड के बाद भी हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से क्या प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, तो हम टोटल प्रॉफिट्स में से पेबैक प्रॉफिट जो हमारा 10 लाख रुपीज था वो हटा देंगे। और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 50 लाख मान के चलते हैं, तो 10 लाख हटा देंगे, इट मीन्स कि बाद में बचा 40 लैक्स। तो ये हमारा टोटल अर्निंग उस प्रोजेक्ट से हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में निकालें तो ये परसेंटेज है, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी इनिशियली जो हमने इन्वेस्ट किया है और बाद में जो हमें उससे बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं वो उसका इंडेक्स क्या है। तो पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिट, यानी ये जो हमारा पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिट था, जो हमें हमारे इनिशियल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख के बाद 40 जो हमें रिसीव हो रहा था, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 10 लाख था, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, तो इससे बेसिकली ये होता है इन फॉर्मूले से। ये भी आसान फॉर्मूले, इनमें कोई टफ नहीं है, ये जस्ट इन इन्फॉर्मेशन आपको बताया है। और पता है ये इसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें कहीं पर किसी प्रोजेक्ट में अगर आप पैसा लगा रहे हो, या आप चाहते हो कि आपको अगर इसमें इतना पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, हाँ, किसी स्टार्टअप में, किसी बिजनेस में, तो आप हमेशा ये जानना चाहोगे ना कि आपको इससे कितने दिनों में, आपको इसमें लगाया हुआ जो आपका पैसा है ना, वो कितने दिन में वापस हो जाएगा। इवन कई बार हमारे पेरेंट्स को भी जानना होता है, भाई हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो कितना फायदा मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए ना कितने दिन में वो पैसा आपको वापस आ जाएगा। फिर आपको ये भी, आप ये भी जानना चाहते हो कि कितने दिनों में आपको वो पैसा वापस आएगा, और कितने दिनों तक इस प्रोजेक्ट की लाइफ है, और इससे प्रॉफिट हमें क्या अर्न हो रहा है, हमारा इनिशियल इतना पैसा लगाने के बाद हमें कितना बेनिफिट अर्न होगा, बाद तक भी कितना बेनिफिट अर्न होगा। ठीक है, और 5 साल बाद हमें वो जो अपना इनिशियल अमाउंट लगाया हुआ वापस मिल जाएगा, तो हम उसको कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइन। तो दिस इज फॉर दी एक्स्ट्रा और क्रूशियल नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट। तो ये फाइनेंस मैनेजर इसको भी यूज करते हैं। फिर अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको अभी क्लियर हो जाएगा थ्रू दी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, एप्पल लिमिटेड हैज 2 प्रोजेक्ट्स। एप्पल लिमिटेड के पास 2 प्रोजेक्ट हैं, और दोनों प्रोजेक्ट का इन्होंने यहाँ पे हमें पॉइंट्स बता दिए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन बोथ प्रोजेक्ट्स इज ₹10 लाख। ओके, इन्होंने दोनों ही में बोला है कि ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोनों ही प्रोजेक्ट में, इन्होंने ए एंड बी दोनों ही प्रोजेक्ट में इन्होंने 10 लाख लगाए। ओके, प्रोजेक्ट ए में इनको जो कैश इनफ्लो आ रहा है, यानी जो कैश 10 लाख लगाए हैं उसके बाद जो रिसीव हो रहा है कैश, वो इनको 1 लाख हर साल का रिसीव हो रहा है। ठीक है, ओके, बट प्रोजेक्ट बी हैज अनइवन कैश इनफ्लोज। तो जो प्रोजेक्ट बी है उससे उनको अनइवन रिसीव हो रहा है। ठीक है, वो कैसा रिसीव हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 2, सेकेंड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में इनको, सॉरी थर्ड ईयर में इनको 4 लाख, और फोर्थ ईयर में इनको 1 लाख। तो आई होप ये तो पहले ही 10 हो गए, 2, 3, 5, 4, 9 + 1 10। तो बेसिकली यहाँ पर इनको तो 5 सालों में ही 10 लाख रिसीव हो जाएंगे। और अगर हम लोग प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट ए में इनको क्या हो रहा है, 10 लाख इन्होंने लगाए हुए हैं, और इनको हर साल 1 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं। इट मीन्स कि इसमें कितना साल लग रहे हैं, तो अगर ये तो हम यहीं पे समझ सकते हैं ना, पे बैक पीरियड के बेस्ट एग्जाम्पल से आप आराम से यहीं समझ सकते हो, क्योंकि आपको 1 लाख 10 सालों तक रिसीव हो रहे हैं, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है ना, इतने साल तक आपका पैसा फंसा रहेगा, आपको धीरे धीरे रिसीव हो रहा है। तो कैसे हम इस प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट बी में हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, यानी हमें 4 सालों में ही हमारे 10 लाख पूरे रिसीव हुए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे लिए प्रोजेक्ट बी ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो हमें क्या करके दे रहे हैं, वो हमें मतलब हम 4 ही सालों में, यानी बिफोर 6 साल और कम किए दे रहे हैं, तो ठीक है, हमको पूरा पैसा हमारा रिसीव हो रहा है। तो अगर हम लोग यहीं पे देखें इनिशियल लेवल पे, तो यहीं पर ही हम प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। ऑब्वियसली फॉर्मूले में रख के देखते हैं, तो देखो हमारे पास ये आ रहा है, हमने 10 लैक्स जो हमारा इनिशियल कहा जाए इन्वेस्टमेंट है, और हमें
1 लाख में हम 1 लाख हमें पर ईयर रिसीव हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें 10 साल लग रहे हैं अपने 10 लाख रिसीव होने के लिए। बहुत टाइम ले रहा है ये वाला प्रोजेक्ट। हम्म। प्रोजेक्ट बी में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट बी में वो बोल रहा है कि टोटल आउटफ्लो हमारा 10 लाख था और हमारा इनफ्लोज आ रहे हैं जो क्यूमुलेटिव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है उसका। ठीक, टोटल पीरियड अप टू n-1, 1 साल। यहाँ पर हम इनिशियल लेवल पे n-1 प्लस क्यूमुलेटेड कैश फ्लो इन n-1 ईयर्स। एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जब हमें रिसीव हो रहा और -1। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द nth ईयर। जो हमारा कैश का इनफ्लो है टोटल कितना हमें रिसीव हो रहा है, ठीक, वो अमाउंट हो गया। तो अगर हम इसको भी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 यहाँ पे, अगर आप करके देखोगे। ठीक, ये तो सिंपल सी अगर हम लोगों ने बात करी है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, ये बहुत इजी से हम लोगों ने लिए हैं वैल्यूज, और हमें यहाँ पे यहीं पर समझ आ जा रहा है कि हमारे 4 साल में तो हमारा पूरा पैसा वापस आ जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को, उसको, अमाउंट को थोड़ा टफर साइड में लेकर चले अगर हम, तो हम लोगों ने इनको अमाउंट को चेंज कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2, सेकेंड ईयर में 3, और थर्ड ईयर में हमने 7 कर दिया है और देन 1 कर दिया है। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होगे ना कि अब ये 4 साल में आपका जो 10 लाख है वो कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, और 5 के बाद अगर हम यहाँ 7 जोड़ देंगे, ठीक है, 5 + 7, तो हमारा कितना हो रहा है, 12। ठीक, यानी हमें थर्ड ईयर में ही कहीं पर हमारा जो अमाउंट है वो तो 10 लाख है, यहाँ तो हमारा मतलब 2 लाख एक्स्ट्रा हुआ जा रहा है ना। तो हम तो ये निकालना चाह रहे हैं कि हमें कितने साल में, यानी पे बैक पीरियड, कितने टाइम पीरियड में हमें हमारा पैसा रिसीव हो जाएगा। 10 लाख लगाए, वो 10 लाख हमें कब तक रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने देखा कि भाई वैल्यूज इजी थी, तो हमें क्लियरली पता चल गया कि हमें 4 साल में रिसीव हो रहा है। अभी हमें यहाँ पर क्या हुआ, मिड ऑफ द ईयर, यहाँ वाली सिचुएशन में हमने जो वैल्यूज चेंज करी है उसकी वजह से क्या हो गया है कि हमने 4 साल तक की वैल्यूज निकाली, तो हमने देखा थर्ड ईयर में कहीं पर हमारा वैल्यू मिड में आ रही है। ठीक है, जो हमारे 10 लाख आ रहे हैं वो यहाँ कहीं मिड में आ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा होता है क्योंकि हमें तो ये भी पता करना है ना एग्जैक्टली हमें किस ईयर कहाँ मिड में आ रहा है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हम लोग क्यूमुलेटिव फ्लो है, जब हम लोग ऐड ऐड करके करते हैं ना, ये हमें टोटल जो इनफ्लो आ रहा था हमारा कितना आ रहा था, पहले 2, फिर 3, फिर 7, फिर हमें 1.5 लाख आया था, 1.5। तो हम यहाँ पे कहीं पे देख रहे हैं जो हमारी वैल्यूज आ रही है, तो पहले हमें 2 लाख रिसीव हुए तो कितने बचे, 8 लाख। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ से कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहाँ पर ऐसा है जहां पर एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ तक पूरे रिसीव हो गए हैं, और इसके बाद ये प्लस में आने लगा। ठीक है, प्लस में आएगा ना, क्योंकि 10 लाख तो हमें रिसीव करने थे, तो 10 तक रिसीव हो गए, और यहाँ पर ये देख रहे हो ना आप, ये माइनस के थे और यहाँ पर ये प्लस के हो गए, यानी कि हमें हमारा जो 10 लाख था उससे हमें +2 लाख हो गए, और 2 के बाद फिर 1.5 और ऐड कर दिए तो 3.5 हो गए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार केसेस में होता है कि हमारा जो अमाउंट होता है वो हमारा अमाउंट एडिशनल हो जाता है, और कहाँ पर वो हमें एडिशनल वैल्यू रिसीव हुई है, कहाँ ईयर के कौन से पार्ट में, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये हम बेसिकली हम लोग अनइवन कैश फ्लो में भी हम क्या देख रहे हैं, अनइवन कैश फ्लो एक क्या होता है, एक तो ये हुआ कि हमें हर साल के एंड में इतना रिसीव हो गया कि जब हम उसे जोड़ते चले गए तो वो पूरा ईयर इकट्ठे हम ले रहे हैं। बट ये अनइवन में भी हमारा ईयर पूरा नहीं हो रहा है, मिड ऑफ द ईयर में कभी भी हमें हमारा जो इनिशियल इनफ्लो था ना 10 लाख का, वो रिसीव हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा क्लास। ये 10 थे, फिर -2, जब हमें यहाँ पे -8, 2 लाख हमें रिसीव हो गए, 3 और रिसीव हो गए तो यहाँ -5 आ गए, क्योंकि 2 और 3 5 हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ,
कि हमारे 7 रिसीव हुए तो ऑब्वियसली माइनस के 5 थे, 5 हमने माइनस के इसमें से 5 हमारे पास बचे थे, हमने लेस कर दिए। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा फिगर्स प्लस में आने लगी क्योंकि हमें 10 लाख हमारे रिसीव हो चुके हैं और उसका एडिशनल अमाउंट रिसीव हो रहा है। ओके, आई होप कि ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नीचे देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इस अनइवन में भी मिड ऑफ द ईयर में हमें देखने के लिए। तो स्टेप 1 कह रहा है द ईयर विद द लास्ट नेगेटिव आउटफ्लो हैज टू बी सेलेक्टेड, सो इन दिस केस इट विल बी ईयर 2। ओके, तो ये कह रहा है कि पहले आप ये बताइए कि कौन सा लास्ट ईयर है जब आपका नेगेटिव वाला आया था, जब आप लेस कर रहे थे अमाउंट, तो सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकेंड ईयर में माइनस वाला था ना 5, इसके बाद तो प्लस होना स्टार्ट हो गया, तो कौन सा ईयर है हमारा, सेकेंड ईयर। ठीक, अब हम आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 इज सेइंग divide the total cumulative flow in the year in which the cash flow become positive by the total flow of the consecutive year। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, जो आपके क्यूमुलेटिव ईयर में मतलब इन्होंने बोला है आपको डिवाइड करना है, किससे किसको डिवाइड करना है, जो टोटल क्यूमुलेटिव फ्लो इन द ईयर विच द कैश फ्लो बिकम पॉजिटिव। ठीक है, कब पॉजिटिव हुआ है उसको डिवाइड करना है किससे। ठीक है, कब पॉजिटिव हुआ है, जब हमें 7 रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, उसको डिवाइड करना है किससे, ये बोल रहे हैं by the total flow of consecutive year। ठीक है, आप consecutive year में जब में रिसीव होता है उससे डिवाइड कर देना है, सिंपल। ये 7 है और ये 5, यही डिवाइड करना है। ठीक, हम लोग डिवाइड कर, हमारा आ रहा है 0.71। ओके, अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, ध्यान रखिएगा क्लास कि ये दो चीजें बोल रहे हैं आप, वो ये बोल रहे हैं कि जो लास्ट हमारा पहले हमें देखना है किस ईयर में हमारा जो माइनस वाला अमाउंट है वो हमारा किस ईयर में आ रहा है। पहले उन्होंने बोला ये चीज देख लो आप, तो हमने देखा सेकेंड ईयर में आ रहा है। ओके, और सेकेंड ईयर का अमाउंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारा सेकेंड ईयर में अमाउंट आ रहा है, क्योंकि उसके बाद वाला ईयर हम देखेंगे, उसके बाद वाले में हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो हमें 7 लाख रिसीव हो रहा है, तो 7 लाख को हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा लास्ट जो माइनस में अमाउंट आया है उससे हमने डिवाइड कर दिया। फाइन, यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हमारा स्टेप 3 कह रहा है स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को जोड़ देंगे। ओके, द पे बैक पीरियड इज 2.71। कैसे हुआ 7.1, 2 हमारा क्या था, किस ईयर में हमारे माइनस वाला अमाउंट आया है, सेकेंड ईयर में आया है। तो यानी सेकेंड ईयर में हम जो हमने डिवाइड करा है, क्योंकि हम डिवाइड करके क्या जानते हैं, पेबैक पीरियड ही तो निकालते हैं हम डिवाइड करके। ठीक है, तो हमने डिवाइड करके ये पेबैक पीरियड ही तो निकाला, यानी हमारा जो माइनस वाला अमाउंट है और कब वो प्लस हो रहा है, हमें इसके बीच का तो रेशियो निकालना है। तो इसके बीच का रेशियो हमने निकाला 0.71, और हमने निकाला कि किस ईयर तक हमारी माइनस में फिगर्स थी। तो हमें ये क्लियर हो गया कि सेकेंड ईयर तक हमारी माइनस में फिगर्स थी, उसी के बाद चेंजेस हुए। तो ये उसके बाद और उसका जस्ट नेक्स्ट बाद वाला जब प्लस में फिगर्स है तो उसका डिफरेंस है, इसलिए हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी 2.71 ईयर्स। देयरफॉर बिटवीन प्रोजेक्ट ए एंड बी solely on the payback method project B will be selected। कैसे प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट किया हमने, बिकॉज वी फाउंड दैट कि प्रोजेक्ट ए में हमें 10 साल में वो पैसा रिसीव हो रहा है, बट प्रोजेक्ट बी में हमें 2 पॉइंट, अगर हम इसको मंथ्स में अब कन्वर्ट कर लेंगे, 2 साल और 71 डेज है ये हमारे। ठीक है, तो हमें इसमें ये पैसा रिसीव हो जा रहा है। ठीक, तो हमारे लिए ये एक अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग लें तो हम लोग ये मान के मान लो 2.5 साल हम लोग मान लेते हैं जस्ट कहने के लिए। ठीक है, 2.7 है, थोड़ा सा ज्यादा है उससे, तो बेसिकली हमारे लिए बेनिफिट है, और फार मोर बेनिफिटेड चीज है ना ये हमारे लिए, क्योंकि हमें ज्यादा बेनिफिट रिसीव हुआ जा रहा है, वो हमें 10 साल में दे रहा है रिसीव करके, और ये हमें लगभग 2.5 साल से थोड़ा ही ज्यादा या 2.25 साल में हमें ये रिसीव हुआ जा रहा है। तो ऑब्वियसली हम इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो यहाँ पर आप और अगर चेंज कर दोगे यहाँ पे अमाउंट्स, यहीं पे अगर हम अमाउंट चेंज कर दें
या यहाँ पर अमाउंट चेंज कर दें, तब भी आप इसको सॉल्व करोगे, आपको आपका आंसर थोड़े थोड़े स्लाइटली चेंजेस के साथ मिल जाएगा। आई होप क्लास ये आपको पे बैक पीरियड विद इवन कैश फ्लोज एंड विद इवन एडिशनल एंड इवन में भी क्या देख रहे हैं हम, जब मिड ऑफ द ईयर भी हम लोग ले सकते हैं, तो किस तरीके से लेंगे, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम इसके। एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, इट इज इजी टू कैलकुलेट, यस इट इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, और ये हमारी कॉस्ट सेविंग भी कर देता है, बिकॉज वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट व्हिच प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड एज पर द पे बैक पीरियड मेथड। A firm having less funds can select the shorter period. Obviously, अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम जल्दी से, हमें जहां से हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लगाएंगे और हमें पूरा पैसा कहाँ से रिसीव हो जा रहा है, हमसे उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, इट हैज सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इट फेल्स टू टेक द अकाउंट कैश इन फ्लो अर्नड आफ्टर पे बैक पीरियड। यस, हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करते हैं किसको, जो पे बैक पीरियड के बाद हमें जो प्रॉफिट्स हो रहा होता है हम उसको उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। बट फाइनेंस मैनेजर्स क्या करते हैं, आगे फर्दर डिसीजंस लेने के लिए, जानने के लिए निकालते जरूर हैं, बट हम अगर हम पे बैक पीरियड मेथड की बात करें या फॉर्मूले की बात करें तो हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं जो पोस्ट बेनिफिट्स हैं या पोस्ट प्रॉफिट्स हैं हमारे। It does not, second disadvantage है, it does not takes into account salvage value of assets. Yes, हम ओवरऑल जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है हम उसको एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्लास इतना ही रखते हैं, बिकॉज आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम डिसएडवांटेजेस का पॉइंट बता दीजिए। हाँ, डिसएडवांटेजेस में क्या है कि देखो हम यहाँ से बताते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या है, हम डिसएडवांटेजेस में पूरी जो एक होता है ना इकोनॉमिक लाइफ होती है, कोई प्रोजेक्ट जो होता है वो पूरी एसेट्स हो जाती है ना, आप पूरा उसमें पैसा लगा रहे हो तो उस पूरे प्रोजेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते, यानी पूरी इकोनॉमिक जो लाइफ है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ कितना देखते हैं, जितने साल में हमारा लगाया हुआ पैसा हमें रिसीव हो जाएगा, हम वहीं तक की बात करते हैं। जो पूरी इकोनॉमिक लाइफ है ना हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज की बात करी जा रही है। सिंपल वे मतलब जितना पैसा हम लोग ने एक साल में लगाया सिर्फ वही काउंट होगा, जो एक्स्ट्रा हम लोग को अर्न होगा नहीं होगा। हाँ, एक साल में नहीं, जैसे एक साल की बात नहीं है, टोटल जितना अमाउंट आपने लगाया, आपने 10 लाख लगाया, आपने 5 लाख लगाया, हम उतने की देखते हैं कि वो पैसा हमें कब तक हमें रिसीव हुआ जा रहा है, हम यही तो देख रहे हैं पे बैक पीरियड में। अच्छा, वो चाहे वो महीनों में कन्वर्ट हो चाहे वो साल में कन्वर्ट हो। हाँ, साल तो देखो, पे बैक पीरियड का मतलब है कि वो पैसा हमें कितने साल में रिसीव हुआ जा रहा है। कितने साल भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, क्योंकि हल्को सेकंड वाले पॉइंट में हम लोगों ने मंथ्स में ही तो निकाला है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ईयर कंप्लीट होने से पहले आपका पूरा इनिशियल अमाउंट रिसीव हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली पे बैक पीरियड में हम क्या करते हैं, थोड़ा नैरो लेकर चलते हैं उसको, और हम स्पेसिफिकली बात किसकी करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो 5 लाख या 10 लाख हमने जो भी पैसा लगाया है वो हमें कितने ड्यूरेशन में, यानी हम लेंथ ऑफ टाइम देखते हैं कितने ड्यूरेशन में वो 5 लाख हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम उससे ज्यादा इसके बारे में सोचते नहीं हैं। ठीक है, और बाकी ऐसा नहीं है जब, क्योंकि हम लोगों ने देखो यहाँ पे हमने आपको और फॉर्मूले भी बताए थे, ये जो 3 फॉर्मूले हैं ना, इनको भी जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं फर्दर इसको भी देखते हैं, पर एक तरीके से अगर हम लोग पे बैक पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये तो हम लोग पे बैक पीरियड में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग पोस्ट पे बैक पीरियड मान रहे हैं ना। पे बैक पीरियड में तो हम उतना ही मान रहे हैं कि हमें 10 लाख कितने साल में रिसीव हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इन्होंने बाद में फर्दर बनाए गए हैं कि पोस्ट पे बैक को अलग रखते हैं, ये पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को अलग रखते हैं। ठीक है, ये बात करी जा रही है। ठीक है, ओके क्लास, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नहीं भी क्लियर होगा तो आप बाद में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
आगे भी पढ़ाना था बट स्टिल यहीं तक रखते हैं हमारे लेक्चर में। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, हम वो पढ़ाएंगे जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये पिछला वाला रिवाइज करा देंगे, ठीक है। फॉर विद द न्यू एग्जाम्पल तो आपको शायद और क्लियरली समझ आ जाए। और ये ऐसा फॉर्मूला ही ऐसी चीज है जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में या कहीं पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आसान भी है, और कोई पैसा अगर लगाना चाह रहा है तो कितना पैसा कितने साल में रिसीव हो जाएगा, हर कोई यही जानना चाहता है ना, तो आप इसको कहीं पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके क्लास, ओके। आई होप आपने सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी, अगर नहीं करी है प्लीज डू मेंशन। मुस्कान, श्रेयांश, स्नेहा, सृष्टि, हर्षित, चाहत, अदिति, ईशा, मुस्कान, ओके, आकांक्षा, श्रेया उमर, सचिन, उत्कर्ष, शिवम, अभिषेक, दीप्ति, प्रखर, समीर, आर्या, शाजिया, अनामिका, अंकुर, हर्षित, नेहा, जया, हिमांशु, आयुषी, अपूर्वी, अंजलि, अलका, तरुण, प्रज्ञा, अनुष्का, आयुष, अभय, यशी, सिद्धार्थ। Okay, fine. Is there anyone else? क्लास अगर किसी ने अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी है प्लीज मेंशन कर दीजिए। थैंक यू कर मैम। दिए? थैंक यू बेटा, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा। क्लास प्लीज मेंशन कर दीजिए अपनी अटेंडेंस जिन्होंने अभी तक नहीं करी है। मैम रिजल्ट कब तक आएगा?